1960 में आई एक ऐसी मूवी जिसने साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर की डेफिनेशन बदल के रख दी। मैं बात कर रहा हूँ कल्ट क्लासिक मूवी साइको की, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 है। पर्सनली ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद है और आज भी इस मूवी को देखते हुए असली हॉरर और थ्रिल का एहसास होता है। मैं आपके साथ इस मूवी को और इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा और आखिर में इस मूवी के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और मूवीज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। मूवी के ओपनिंग सीन में होटल का एक रूम दिखाया जाता है जिसमें मैरियन क्रेन नाम की औरत अपने लवर सैम मुलिस के साथ दिखाई जाती है। मैरियन क्रेन इसी शहर में रहती है जबकि सैम लुबिस दूसरे शहर से उसे मिलने के लिए आता है। दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन सैम पर काफी कर्जा है और उसे अपनी एक्स वाइफ को भी खर्चा देना पड़ता है। इसी आर्थिक तंगी की वजह से ये दोनों शादी नहीं कर पा रहे। खैर, दूसरे सीन में मैरियन अपने ऑफिस पहुंचती है और वहां उसके बॉस से मिलने के लिए मिस्टर कैसिडी, एक रईसजादा, आता है जो अपनी बेटी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और इसके लिए कैसिडी $40,000 मैरियन के बॉस को कैश देता है और मैरियन को इसी रकम को बैंक में डिपॉजिट करवाना था। इतनी बड़ी रकम देखकर मैरियन की नीयत डोल जाती है। उसे ख्याल आता है कि अगर इतनी बड़ी रकम उसे मिल जाए तो सैम का कर्जा उतर सकता है, वो शादी कर सकते हैं। फैसला करती है कि पैसे लेकर वो शहर छोड़ देगी। अब दिमागी रूप से तैयार हो चुकी मैरियन ये पूरा पैसा अपने बैग में डालकर कैलिफोर्निया के फेयरवेल सिटी की तरफ रवाना हो जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड लवर सैम रहता है। कार ड्राइव करते टाइम उसे झपकी आती है तो वो नींद लेने के लिए अपनी कार को रोड साइड पर लगा देती है। तभी एक पुलिस वाला वहां पहुंचता है, वो मैरियन को जगाता है और उसे सवाल करता है। मैरियन पुलिस वाले को देखकर घबरा जाती है और ये बात पुलिस वाला भी नोटिस करता है। इस वजह से पुलिस वाला मैरियन का पीछा करता है। पुलिस वाले से पीछा छुड़ाने के लिए मैरियन अपनी कार बदल देती है। रास्ते में रात हो चुकी होती है, मौसम खराब होता है तो मैरियन को मजबूरन शहर से बाहर एक मोटेल में रुकना पड़ता है। मोटेल का नाम है बेट्स मोटेल, जिसका ओनर नॉर्मन बेट्स है। इसी मोटेल के पीछे पहाड़ी पर नॉर्मन का घर होता है। यहाँ हम देखते हैं कि नॉर्मन मैरियन को रूम नंबर 1 की चाबी देता है और सिग्नेचर करते समय मैरियन अपना गलत नाम लिखती है। नॉर्मन पहाड़ी पर बने हुए अपने घर में उसे इनवाइट करता है लेकिन मैरियन मना कर देती है। फिर नॉर्मन कहता है कोई बात नहीं, मैं खाना अपने घर से यहाँ मोटेल में ले आता हूँ। नॉर्मन खाना लेने के लिए पीछे अपने घर में चला जाता है जहां से आती हुई तेज आवाजें मैरियन को चौंका देती है। उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं जिसमें एक आवाज खुद नॉर्मन की होती है और दूसरी आवाज एक औरत की। नॉर्मन खाना लेकर वापस पहुंचता है और मैरियन को बताता है कि वो मेरी माँ है जो मेरे साथ रहती है और कई बार वो अपना आपा खो देती है और आपा खोने के बाद कुछ भी बोल देती है। अब खाना खाते हुए वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। बात करते हुए नॉर्मन मैरियन को बताता है कि उसे टैक्सीडर्मी में रुचि है। टैक्सीडर्मी वो आर्ट है जिसमें मरे हुए जानवरों में भूसा भर के उसे केमिकल से प्रिजर्व किया जाता है। और साथ ही नॉर्मन ये कहता है कि वो अपनी माँ की बहुत केयर करता है, उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे किसी केयर सेंटर पर नहीं छोड़ कर आने वाला। और जब नॉर्मन ये सब बातें मैरियन को बता रहा होता है तो उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी अजीब हो जाते हैं। मैरियन डर जाती है और वो कहती है कि वो अपने कमरे में सोने जा रही है। अब आपको याद होगा मैरियन को 1 नंबर रूम अलॉट किया गया था और वो कमरा नॉर्मन के ऑफिस से सटा हुआ था और इस वजह से नॉर्मन मैरियन पर नज़र रखे हुआ था। मैरियन बाथरूम में नहाने जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि एक औरत का साया जिसके हाथ में चाकू है वो मैरियन पर कई वार करता है जिससे मैरियन की वहीं डेथ हो जाती है। और इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि नॉर्मन मैरियन के रूम में आता है, वहां उसे खून दिखाई देता है। वो घबरा जाता है और वो खुद ही रूम को साफ करने लग जाता है, खून को साफ कर देता है
और इंसिडेंट के जितने भी प्रूफ थे उसे मिटा देता है। वो मैरियन की लाश, उसके सामान, उसके पैसों को गाड़ी में डालता है और पास के दलदल में डुबो देता है। और इस वाकये के एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि मैरियन की बहन लाइला, मैरियन का लवर सैम और एक प्राइवेट जासूस तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लाइला को अपनी बहन की फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो एक हफ्ते से गायब है, और इधर सैम को भी मैरियन के बारे में कोई खबर नहीं थी। चिंता और बढ़ जाती है। यहाँ प्राइवेट जासूस एर्बोगास्ट कहता है कि मैरियन $40,000 के लिए मोस्ट वांटेड है। अगर ये वो रकम लौटा देती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एर्बोगास्ट पूछताछ करता हुआ बेट्स मोटेल पहुंचता है। वह नॉर्मन से कुछ पूछताछ करता है। उसको शक होता है नॉर्मन पर, और फिर इतने में उसे पहाड़ी पर बने हुए घर में एक औरत की परछाई दिखाई देती है। पूछने पर नॉर्मन उसे अपनी माँ बताता है, लेकिन एर्बोगास्ट को उस पर कोई यकीन नहीं होता। वो चोरी छिपे उसके घर में घुसता है, जहां हम दोबारा उस औरत के साई को देखते हैं जिसके हाथ में चाकू होता है, और वो साया एर्बोगास्ट को मार डालता है। जब जासूस कई घंटों बाद भी वापस नहीं लौटता तो सैम को फिक्र होती है और वो खुद उस मोटेल में पहुंच जाता है, जहां उसे खिड़की में वही परछाई दिखाई देती है जो एर्बोगास्ट को दिखाई दी थी। वो घर को नॉक करता है, लेकिन दरवाजा ना खुलने की वजह से वो वापस लौट आता है। फिर लाइला और सैम मिलकर शहर के शेरिफ के पास जाते हैं। उनसे वो मदद की गुहार करते हैं और सैम वही परछाई दिखने वाली बात शेरिफ को बताता है। इस पर शेरिफ कहता है कि उस घर में कोई औरत नहीं है। बरसों पहले जब नॉर्मन छोटा था तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी। इस सदमे के बाद उसकी माँ मेंटली सिक हो जाती है। वो अपने लवर के साथ रहना शुरू कर देती है। ये बात नॉर्मन को पसंद नहीं आती, लेकिन दिमागी रूप से परेशान नॉर्मन की माँ नॉर्मा खुद को और अपने लवर को जहर देकर मार डालती है। शेरिफ कहते हैं कि मैंने ही दोनों की डेड बॉडी दफनाई थी, तो वहां किसी औरत के होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन लाइला और सैम को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो दोनों खुद ही बेट्स मोटेल पहुंच जाते हैं। यहाँ सैम नॉर्मन को अपनी बातों में उलझा लेता है, उसे डराता है, और इसी दौरान हम देखते हैं कि लाइला चोरी छुपे मौका पाकर नॉर्मन के घर में घुस जाती है। वो हर कमरे में जाकर छानबीन करती है, लेकिन वहां उसे कोई इंसान दिखाई नहीं देता। इधर मोटेल में नॉर्मन और सैम आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि तभी नॉर्मन सैम पर हमला करके अपने घर लौट आता है। वहां वो लाइला को ढूंढता है। नॉर्मन की आंखों में धूल झोंककर लाइला बेसमेंट में पहुंचती है, जहां वो एक औरत को चेयर पर बैठे देखती है, और जैसे उसे टर्न करती है वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो एक कंकाल था जिसको कपड़े पहनाकर चेयर पर बिठा रखा था। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन अपनी माँ के कपड़ों में विग लगाए हुए और हाथ में चाकू लिए हुए लाइला को मारने के लिए दौड़ता है। तभी सैम बीच में आकर उसे रोक लेता है। अगले सीन में हमें कोर्ट दिखाया जाता है, जहां एक साइकेट्रिस्ट नॉर्मन को डिफेंड कर रहा होता है। वो कहता है कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस है। वो कोर्ट को बताता है कि नॉर्मन के पिता का देहांत होने के बाद उसकी माँ लवर के साथ रहना शुरू कर देती है, और ये बात नॉर्मन को पसंद नहीं आती। वो दोनों को जहर देकर मार डालता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब नॉर्मन को अपराध बोध होता है तो वो अपनी माँ की लाश को कब्र से निकाल लाता है और उस पर टैक्सीडर्मी करके घर में रखता है। और धीरे धीरे नॉर्मन की पर्सनैलिटी पर उसकी माँ की पर्सनैलिटी हावी होने लगती है। जब भी मोटेल में कोई औरत आती है तो नॉर्मन की पर्सनैलिटी उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है, लेकिन उसकी माँ की पर्सनैलिटी को ये पसंद नहीं होता। जब भी घर में हम आर्गुमेंट सुनते हैं तो नॉर्मन खुद से ही अपनी माँ की आवाज में बात कर रहा होता है, नाराज हो रहा होता है। और जब नॉर्मन के ऊपर उसकी माँ की पर्सनैलिटी हावी हो जाती तो वो अपने माँ के कपड़े पहनकर आने वाली औरत का कत्ल कर देता। और इसी के चलते मैरियन से पहले भी वो 2 औरतों का कत्ल और कर चुका होता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मन की पर्सनैलिटी पर उसकी माँ की पर्सनैलिटी पूरी तरह से हावी हो चुकी होती है। और क्रीपी मुस्कान के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और उम्मीद करता हूँ मूवी की कहानी और इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं मूवी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में।
इस मूवी को डायरेक्ट किया था एल्फ्रेड हिचकॉक ने, और यही वो पहली मूवी थी जिसने फिल्मों को शेड्यूल करना स्टार्ट किया। जितनी भी मूवीज़ हम देखते हैं उन सब का शो टाइम फिक्स रखा जाता है। इसी टाइम पीरियड में मूवीज़ को दिखाया जाता है, शेड्यूल किया जाता है। इस मूवी के एक सीन में जब वो बैट्स मोटेल में आती है तो वहाँ वो पेपर के टुकड़ों को टॉयलेट में फ्लश करती है, जो उस समय के हिसाब से अच्छा मैनर नहीं माना जाता था। और ये वो पहली मूवी थी जिसने इस सीन को पिक्चराइज किया। और बाथरूम का जो किलिंग सीन है वो इतिहास का आइकॉनिक सीन बन चुका है। अब इस मूवी के कई पार्ट्स और आ चुके हैं, लेकिन पहले पार्ट के मुकाबले बाकी सारे सीक्वल्स चीनी कम है। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।